हत्या, मर्डर, अपहरण, धमकी और जबरन वसूली से जुड़े 102 आपराधिक मामले, AK-47 और HK-33 जैसे विदेशी हथियारों का शौकीन और दबदबा ऐसा कि उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी ना हिले। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ झारखंड के आतंक का पर्याय बन चुके दिनेश गोप उर्फ बड़कू उर्फ कुलदीप यादव की। वो दिनेश गोप जो कि कभी भाकपा माओवादी संगठन का हिस्सा हुआ करता था, जैसे ही वहां जातिगत वर्चस्व की बात हुई तो अपना ही एक आतंकी संगठन खड़ा कर दिया, PLFI यानी कि पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया, और खुद इसका सुप्रीमो बन बैठा। आज बात इसी आतंकी और झारखंड में बढ़ रहे इन आतंकी संगठन की ताकत पर होगी। पहले देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड का सबसे दुर्दांत आया गिरफ्त में। 20 साल से फरार दिनेश गोप अब आया शिकंजे में। खूंटी, गुमला, सिमडेगा और रांची में था आतंक। झारखंड, बिहार और उड़ीसा में 100 से ज्यादा मामले हैं दर्ज। खूंटी, तोरपा, रनिया, मुरहू और अड़की में सबसे ज्यादा मामले दर्ज। हत्या, अपहरण और अवैध वसूली में माहिर था दिनेश। झारखंड का सबसे वांटेड क्रिमिनल दिनेश को आखिरकार गिरफ्त में आ ही गया। NIA की टीम ने टेरर फंडिंग के मामले में दिनेश गोप उर्फ कुलदीप यादव को नई दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे रांची लाकर NIA ने 8 दिनों की रिमांड पर ले लिया है। ये जानना बहुत जरूरी होगा कि आखिर क्यों दिनेश गोप झारखंड में मोस्ट वांटेड क्रिमिनल के तौर पर देखा जाता था। दिनेश गोप का आतंक ऐसा था कि झारखंड के कई जिलों जैसे कि गुमला, खूंटी, सिमडेगा, रांची और लोहरदगा में PLFI का जाल बिछा हुआ था और इस पूरे इलाके में उसी का फरमान चलता था। विधायक हो या फिर पंचायत प्रमुख या चीफ प्रमुख, दिनेश गोप की मंजूरी के बिना एक पत्ता भी इस इलाके में नहीं हिलता था। दिनेश गोप ने सबसे पहले 2003 में JLT का गठन किया था। उसके बाद 2007 में इसका नाम बदलकर PLFI कर दिया गया और खुद इसका सुप्रीमो बन गया। पूरे इलाके में लेवी वसूली, अपहरण और हत्या के सैकड़ों केस में दिनेश गोप लिप्त रहा। झारखंड सरकार ने दिनेश गोप पर 25 लाख का इनाम और NIA ने 5 लाख का इनाम घोषित रखा था। ऐसा माना जाता है कि दिनेश के पास AK-47 और जर्मन राइफल HK-33 जैसे आधुनिक विदेशी हथियार भी थे। दिनेश को पूरे इलाके के युवाओं को बाइक, मोबाइल और पैसे का लाभ देकर अपने संगठन में शामिल करता था। लेवी वसूली था आय का प्रमुख स्रोत। लेवी के पैसे कंपनियों में करता था निवेश। हवाला कारोबारियों के जरिए करता था पैसों का लेन देन। दिनेश गोप ने PLFI का लंबा चौड़ा दस्ता बना रखा था, जिसमें उसने अपने परिवार के सदस्यों को भी शामिल किया था। PLFI का दबदबा सिर्फ लेवी वसूलने और उग्रवादी घटनाओं को अंजाम देने तक नहीं रहा, राजनीति में भी संगठन ने अपना दबदबा बनाए रखा। खुद दिनेश गोप कई बड़ी घटनाओं में शामिल था। 2014 में बरही में तिलेश्वर साहू हत्याकांड, 2011 में कर्रा में विश्वनाथ और उसके अंगरक्षक की हत्या, 2013 में कर्रा में गोविंद सिंह और भूषण सिंह की हत्या, 2014 में मोरू पुलिस पर हमला, 2016 में सुखराम पाहन और उसके रिश्तेदारों की हत्या, 2017 में एक प्लांट के कर्मियों को बंधक बनाकर हत्या। NIA की टीम ने भले ही दिनेश गोप को टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया हो, लेकिन ये बात तो साफ है कि कई जिले की पुलिस दिनेश को अलग से रिमांड पर लेकर कई केसों का उद्भेदन करेगी। दिनेश गोप की गिरफ्तारी से PLFI जैसे आतंकी संगठन पर थोड़ी लगाम जरूर लगेगी, लेकिन पुलिस को अब फूंक फूंक कर कदम उठाने की जरूरत है। तो आज
के इस विशेष में हमारे साथ एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। रिटायर्ड आईपीएस प्रशांत कर्ण हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सोशल एक्टिविस्ट सुधीर भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और अभी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सत्येंद्र सिंह हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो प्रशांत जी आप ही से सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत नक्सली इलाकों में आपकी पोस्टिंग रही है। दिनेश गोप है क्या चीज़? मतलब एक आम आदमी खूटी का जो शायद कभी आर्मी भी ज्वाइन करने वाला था, पीएलएफआई जैसी इतनी बड़े संगठन को खड़ा कर देता है और पुलिस को ढूंढने में उसे 20 साल लग जाते हैं। देखिए, ऐसा है कि वामपंथी उग्रवादी संगठनों में जब विघटन हुआ तो अलग अलग कई ग्रुप, कई समूह बने और ये भी उससे एक उत्पन्न समूह रहा है। और अब इनकी आइडियोलॉजी तो कुछ थी नहीं, सिर्फ पैसा कमाना और लोगों को डरा धमका करके, एक्सटोर्शन करके पैसा कमाना और एक फ्रेंचाइज पीएलएफआई एक फ्रेंचाइज बना करके काम करना। बिल्कुल ये आपराधिक गिरोह मैं इसको वस्तुतः कहना चाहूँगा। और इनका जो एक उन्होंने चादर ओढ़ रखी थी, वो वामपंथी उग्रवाद संगठन की चादर इन्होंने ओढ़ रखी थी। और जितनी भी घटनाएं घटी हैं सब की तह में आप जाएंगे तो सब में पैसे की लेन देन या फिर आपसी वर्चस्व रहा है। अब जहाँ तक इनके ढूंढने में समय लगने का काम है, देखिए ऐसा है कि कोई भी गिरफ्तारी होती है ऐसे दुर्दांतों की, तो उसमें आसूचनाएं जो होती हैं उसके आधार पर होती हैं। तो कई बार क्या होता है कि ये संगठन भी अपने आसूचना तंत्र रखते हैं, और जो विलंब हुआ इसका यह अर्थ हुआ कि इनका आसूचना तंत्र ज़्यादा सक्रिय था और सूचना उसको मिल जाती थी। एक बार तो जो मुठभेड़ हुई उसमें घायल भी हुए, उसके बाद वो नेपाल भाग गए, वो सब तो जनता के समक्ष है। और विलंब का कारण यही रहा। सोच की बात करना चाह रही हूँ, जैसे दिनेश गोप सुप्रीमो है, उसकी एक सोच हो सकती है जो आपने लेवी वसूलने जैसी जो एक्सटॉर्शन की यहाँ पर बात की है, लेकिन जिस तरीके से लोगों को, अपने संगठन को उसने बड़ा किया है, क्योंकि जैसे अगर हम नक्सलियों की बात करते हैं तो उनका जमीन से जुड़ा कुछ मुद्दा होता है, आतंकवाद का अलग मुद्दा होता है। इनका क्या मुद्दा है? क्या चीज का लोभ है? सिर्फ पैसे, मोबाइल, यही काफी है? देखिए ऐसा है ना कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो सही ढंग से पढ़े लिखे नहीं हैं और ग्रामीण क्षेत्र में नहीं रहना चाहते हैं और एकाएक पैसा कमाना चाहते हैं, ऐसे युवाओं की संख्या अधिक है, क्योंकि उनके पास काम नहीं है। तो इन लोगों को प्रलोभन देकर के अपराध की तरफ खींचने का इन्होंने काम किया और इस तरह से संगठन खड़ा किया गया ताकि लोगों को ये लोभ होता था कि मुझे इतना पैसा मिलेगा। बिल्कुल। सत्येंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, इतने सालों में 17-20 सालों के बाद यहाँ पर पुलिस ने पकड़ा है, लेकिन यहाँ पर बात अगर उसकी करें दिनेश गोप की, तो एक आम आदमी था, वो भी नक्सली शायद उग्रवादी बनना चाह रहा होगा, लेकिन इतने लोगों को उसने जोड़ा और उसके बाद वो अब इतनी उसकी पहुंच बढ़ गई कि टेरर फंडिंग को लेकर के एनआईए उसकी खोजबीन करने लगी। ये इतना आसान होता है क्या? क्योंकि बहुत पहले ही झारखंड में ऐसे नक्सलवाद के संगठन और उग्रवादी संगठन बन रहे हैं। देखिए, झारखंड का स्थापना 2000 में हुआ। उस समय मात्र झारखंड के 8 जिले नक्सल प्रभावित थे। धीरे धीरे यह संख्या बढ़ते बढ़ते झारखंड के पूरे क्षेत्र में कायम हो गया। तो भविष्य में जहाँ तक दिनेश गोप की बात है, तो दिनेश गोप एक सीधा साधा नौजवान जरूर था, लेकिन उसके परिवार के लोग माओवादी संगठनों से जुड़े हुए थे। इसलिए परिवार में जब एकला चलो का नारा होता है तो जो आदमी जिधर झुकता है उसी तरह झुकता है। उसका भाई था सुरेश गोप, जो माओवादी संगठन से जुड़ा हुआ था, उसकी हत्या हो जाती है। उसके बाद यह उस माओवादी संगठन से जुड़ता है। उसके बाद एक गांव में एक हत्या हो जाती है, उसके डर से वो फरार होता है और उसके बाद वो माओवादी संगठन से जुड़कर एक अपना ग्रुप काम करता है। फिर बाद में उस ग्रुप में जातिवाद का वर्चस्व देख के वो अपना एक अलग से जेएलटी का गठन करता है, और जेएलटी के गठन करने के बाद वह अपने ही परिवार, अपने जाति के लोगों को संगठन से जोड़ता है। लेवी, रंगदारी, इन लोगों का पहले मुख्य मुद्दा था शकरकंद के जो व्यापारी होते थे उससे लेवी वसूला करते थे ये लोग। बाद में धीरे धीरे पैसा का आगमन जब बढ़ने लगा तो इन लोगों का लालच कंपनियों, क्रशर वाले,
फैक्ट्री वाले या ठेकेदार रंगदार जितने थे उसके अधीन में ये समाते गए। तो धीरे 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 ये अपना कुनबा बढ़ाते गया। कुनबा इतना इसका बढ़ गया कि पुलिस के लिए भी सिरदर्द बन गया, और पुलिस के लिए सिरदर्द बना तो पुलिस इसे ढूंढने लगी। बिल्कुल। और जैसा कि बता रहे सत्येंद्र जी कि यहाँ पर पहले कारोबारियों के बीच में वहाँ पर लेवी वसूलने का एक डर माहौल पैदा हुआ, और बढ़ते बढ़ते वो मुझे लगता है पॉलिटिकल लीडर्स तक भी पहुँच गया कि वहाँ पर अगर कोई उम्मीदवार खड़ा हो रहा है तो उसके लिए भी शायद दिनेश गोप की मंजूरी चाहिए होगी। तो प्रशांत जी, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि इसमें पॉलिटिकल या राजनीतिक भूमिका कितनी रहती है? देखिए, बात बहुत साधारण है कि जिसके पास वसूली के पैसे हों, जिसके पास अपराधियों का समूह हो और उनका एक वर्चस्व हो, तो हर राजनीतिक पार्टी दल उसका लाभ उठाना चाहेगा, ताकि कम खर्च में, कम मेहनत में, बिना लोगों को विश्वास में लिए हम चुनाव जीत जाएं। यह परिपाटी, राजनीतिक दलों की परिपाटी कोई नई नहीं है, पुरानी है, जिसे हम सब लोग जानते हैं, भले ही स्वीकार ना करते हों। यह एक सामाजिक सच्चाई है। इसका लाभ दिनेश गोप ने भी उठाया, जो दूसरे आपराधिक गैंग उठाते हैं उन्होंने भी उठाया, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसे लोगों के साथ ऐसे लोग अपने बचने के लिए भी, दूसरा पक्ष यह भी है कि अपने बचने के लिए भी कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण खोजते हैं, और जो इन्हें मिल जाता था इसके चलते ये फूले फले बढ़े। ये तो एक ऐसा तथ्य है जो सब जानते हैं, लेकिन स्वीकार करना कोई नहीं चाहता है। बिल्कुल। एक और अतिथि यहाँ पर गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और खूंटी जैसे जो नक्सल प्रभावित इलाके रहे हैं वहाँ पर वो बहुत गए हैं। सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं, दिनेश गोप की बात कर रहे हैं। आप इन इलाकों में गए हैं जो नक्सल प्रभावित रहे हैं, वहाँ पर लोगों की क्या सोच इसको लेकर के रहती है? क्योंकि प्रशांत जी भी कह रहे हैं, जो युवा शायद उस संगठन से जुड़ते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, या फिर अवेयरनेस नहीं होती है, इसके कारण वो आसानी से संगठन को ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए, मुझे लग रहा है कि ये दिनेश गोप का जो कुल प्रकरण है, इसको इतने ब्लैक एंड वाइट का मामला नहीं है। सीधी सी बात है कि अगर कोई दिनेश गोप जैसा एक व्यक्ति इतना बड़ा संगठन खड़ा कर देता है, जिसकी पहुंच और संगठन की क्षमता ये है कि 4 राज्यों में उसकी तूती बोलती है, तो मुझे लगता है कि इसको गंभीरता से देखना चाहिए। ये पूरा का पूरा अगर आप देखें तो पुलिस, ब्यूरोक्रेट और राजनेता के गठजोड़ का ये परिणाम, क्योंकि हम में से कोई भी आदमी इस बात से सहमत नहीं हो सकता है कि एक आदमी पिछले 3 दशकों से इतने बड़े पैमाने पर ये पूरा का पूरा एक ढंग से कहा जाए कि एक रैम्पट गैंग खड़ा किया हुआ है, और पुलिस के नज़र में, प्रशासन की नज़र में वो ट्रेसलेस है, और वन फाइन मॉर्निंग होता है कि वो जो है पकड़ा जाता है। तो इसको सीधे सीधे नहीं देखा जाना चाहिए। देश के कई दूसरे राज्यों में भी अगर आप देखें तो ऐसे सारे तत्वों को खड़ा करने वाले लोग भी कहीं ना कहीं राजनीति, पॉलिटिकल पार्टीज ही होती है जो अपने हित के लिए इनको खड़ा करती है, और जब इनका हित सध जाता है या जब लगता है कि ये उनकी पहुंच से बाहर चले गए, उनके हाथ से बाहर चले गए, तब फिर ये कार्रवाई की पूरी प्रक्रिया शुरू होती। तो इसको इस एंगल में देखा जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस एक छुटभैया अपराधी को जब पकड़ पाती है तो एक ऐसा व्यक्ति जिसने इतने बड़े स्तर पर संगठन पूरा का पूरा एक पैरेलल कहा जाए सरकार ही चला रखा है, जिससे जो ब्यूरोक्रेसी से भी लेवी लेता है, जो थाना से भी लेवी लेता है, जो लोगों से भी लेवी लेता है, प्रतिनिधियों से लेवी लेता है, तो ये इतना आसान नहीं है इसको इस ढंग से देखना कि अचानक से वो पकड़ा गया। मुझे लगता है सत्येंद्र जी इस पर बेहतर जवाब दे पाएंगे, क्योंकि जैसा सुधीर जी भी कह रहे हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट नहीं देख सकते हैं इसको। और अगर हाल के दिनों की बात करें, जो अभियान भी पुलिस चला रही है, तो बहुत सारे ऐसे नक्सलवादी या उग्रवादी हैं जो सरेंडर कर रहे हैं, बट ऐसा कोई मामला अभी जल्दी नहीं सामने आ पाया है जिसमें पुलिस ने उसे पकड़ा हो। तो ऐसा क्यों होता है? नहीं, सुधीर जी ने जो बात कही कि पुलिस अधिकारी और सरकार का या राजनीतिक दलों की मिलीभगत से ही ऐसे अपराधी जन्म लेते हैं, यह बात सही है। राजनीतिज्ञों को अपना एकमात्र मकसद होता है अपने आप को साधना, चाहे वह किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से साध ले, तो और वहीं अधिकारी जब राजनीतिज्ञों का वर्चस्व वैसे अपराधियों पर हो जाता है तो अधिकारी भी संयमित हो जाते हैं। सरकार की जिस दिन दृढ़ इच्छा शक्ति हो जाती है
और जिस दिन पुलिस या अधिकारी एक्टिव हो जाते हैं तो बड़े बड़े अपराधी भी पुलिस के सामने दुम हिलाकर सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वर्तमान समय में ये पिछले 2-3 सालों में झारखंड में जो नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चला है पुलिस का, उसका ही परिणाम है कि आज कम से कम बड़े से बड़े नक्सली या तो पकड़े गए या मारे गए या आत्मसमर्पण करके खुद अपने आप को मुख्य धारा में आने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब कि पुलिस ही शायद एक्टिव होने में देरी कर दी, पहले कर दिया होता तो शायद जल्दी काम हो गया होता। प्रशांत जी, यहाँ पर दिनेश गोप जब से पकड़ा गया है तो कहा जा रहा है कि पुलिस अब राहत की सांस ले रही है, लेकिन जैसे ही वो अब जेल में गया है, गिरफ्त में आया है, एक और नाम सामने आ रहा है मार्टिन केरकेट्टा के, कि उसने अब PLFI की कमान संभाल ली है। तो ऐसे तो एक के बाद एक नाम सामने आते जाएंगे और ये कभी खत्म नहीं होगा। देखिए, पहले तो मैं एक बात से अपनी असहमति जता दूं। सुधीर जी ने कहा कि पुलिस भी लेवी देती है, ऐसी बात नहीं है। मैं इसका बिल्कुल असहमत हूं। वैसे पुलिस अधिकारी गिने चुने नीचे वाले अधिकारी जरूर होंगे जो गलत काम करते होंगे या वह कुछ गलत काम कराने की अनुमति देते होंगे, उसके एवज में पैसा लेते होंगे, वो अलग बात हो सकती है, व्यक्तिगत बात हो सकती है। लेकिन इसके लिए आप पूरे पुलिस को नहीं कह सकते हैं कि पुलिस इसमें दे रही थी। अब बात जहां तक आपके प्रश्न का है, नहीं, लेकिन क्योंकि आपने पुलिस की भूमिका पर बोला, तो क्योंकि 20 साल का समय बहुत लंबा होता है और पुलिस का ये मेन अभियान होता है, वो फील्ड पर रहती है। तो अगर 20 साल तक कोई अगर नक्सली या उग्रवादी नहीं पकड़ा जाता है तो पुलिस पर सवाल तो उठेंगे। नहीं, सवाल उठना उचित है आपका, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि पुलिस की ओर से उतनी कड़ाई नहीं हुई, ढिलाई हुई या फिर सूचना इग्नोर कर दिया गया उसको जानबूझ नहीं, के। इग्नोर करने की बात नहीं, चूंकि मैं भी उस वक्त फील्ड में रहा हूं, मैंने भी काम किया है। ये समझिए कि ये पकड़ में नहीं आते थे, लोकेशन चेंज, बहुत सारी बातें थी इसमें, लेकिन ऐसा नहीं था कि जानबूझ करके इनको छूट दी हुई थी, ये बात नहीं थी। अच्छा, पुलिस को अगर मान लीजिए दिक्कत हो रही है तो क्या ऐसा भी था कि वो अपग्रेड नहीं हो पा रहे थे, नक्सली ज्यादा अपग्रेड हो जा रहे थे, उनके पास सुविधाएं? देखिए, ऐसी बात नहीं है। देखिए, दूसरा कारण इसका यह है कि इनको जो लेवीस दूसरे विभागों के जो योजना के काम होते थे उसमें से इनको किसी न किसी, मैंने निर्देशित होकर नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन उसका 15 से 20% लेवी तो उनको इन लोगों को मिलता रहा। तो जिसकी मान लीजिए कि लाखों की दुकान हो, वसूली की क्या ऐसे ही बंद हो जाएगा? आज आप कह रहे हैं कि केरकेट्टा उसका कमान संभाल रहे हैं, तो बिल्कुल अगर किसी की दुकान 20 करोड़ की हो या 100 करोड़ की हो, क्या अपनी दुकान को बंद करना चाहेगा? वो चाहेगा कि हमारा पैसा आता रहे, चाहे भय से हो चाहे जैसे हो। लेकिन जहां तक चूंकि वो आर्थिक रूप से लेवी लेकर के और जो भी व्यवस्था से लाभ लेकर के या उसको डरा धमका करके लेते रहे, आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो गए कि इनके जो हथियार के सप्लाई जो होते थे, आज वो NIA इन्हें टेरर फंडिंग में खोज रही है, ये सब इसका परिणाम था कि सब इन सबों से इनका संबंध हुआ, इंटरनेशनल ग्रुप से इनका संबंध हुआ, वहां से इन्होंने हथियार लिए। तो ये हम ये कह सकते हैं कि विलंब हुआ, लेकिन अंततः किसी भी अपराधी का यही होता है कि एक न एक दिन वो पकड़े जाते हैं, और वो हश्र इनका भी हुआ। सुधीर जी, इस पर आपका जवाब देना चाहूंगी, क्या ये अंत है? दिनेश को पकड़ा गया है। देखिए ना, निश्चित तौर पर एक तो मुझे लग रहा है कि दिनेश गोप ने जिस ढंग से जो सांगठनिक क्षमता है, ये इतना आसान नहीं है किसी के लिए कि 4 राज्यों में अपने संगठन को खड़ा कर ले और जिस भी तरीके से युवाओं को मोटिवेट करके अपने साथ जोड़ ले। मैं सोच के बारे में आपसे जानना चाहूंगी, क्या लोग क्या सोचते हैं? नक्सलवाद या जो अगर नक्सली वहां पर आते, किस तरीके से प्रलोभन होता है, वो कुछ तो सोच वहां की रहती होगी। दो चीजें जो मुझे लगता है समझने की जरूरत है। हम लोग थोड़ा जो फील्ड घूमते हैं तो जो समझ में आता है, मान लीजिए 20-22 साल से अगर कोई पूरा संगठन चल रहा है और वह पकड़ से बाहर है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो लोकल रेसिडेंट्स हैं या गांव की जो आस्था उनके प्रति, क्योंकि जब तक पुलिस पहुंचेगी उससे पहले लोग गांव के ही उनको सचेत करते रहे। तो इसका मतलब, और उसका बड़ी वजह यह है कि आज भी गांव में उसको दिनेश गोप जैसे लोग जो है ज़्यादा भरोसेमंद लगते हैं बनिस्पत जो है दूसरे जो प्रशासनिक महकमा है। अदरवाइज ये बताइए ना कि ये एकदम मुश्किल नहीं है कि उसको पकड़ा जाता। अब जिस भी कारण से, चाहे तो भय की वजह से, चाहे प्रलोभन की वजह से,
या सो कॉल्ड जो उनका कहा जाता है कि शिक्षा में बड़ा काम, और सो कॉल्ड जब जो कहा जाता आस्था की बात की आपने कि उनके लिए ज्यादा आस्था रहती, प्रशासन से ज्यादा विश्वास उन पर रहता है, हाँ। ये क्यों? ये इसलिए कि जैसे तत्काल राहत, फौरी राहत, जो छोटे मोटे गांव के झगड़े झंझट या किसी को डराना धमकाना, ये मैं इसको कतई सपोर्ट नहीं कर रहा हूं कि चूंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं और जिसको कहा जाए रूल ऑफ लॉ है, लेकिन रूल ऑफ लॉ होने के बाद भी इस ढंग के संगठनों की सबसे बड़ी जो क्षमता है, जिसकी वजह से गांव के लोग उनको शेल्टर देते हैं या गांव के लोग कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करते हैं, उसका बड़ा कारण ये है कि ये कहीं ना कहीं फौरी तौर पर रिलीफ कराते हैं। हालांकि उसका दूसरा पक्ष ये है कि ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन का भी मामला होता है कई बार, और ज़्यादातर मामलों में हम उसको कहीं जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, हम केवल ये कह रहे हैं कि इस वजह से उनको जो है लोकल प्रशांत जी कुछ जवाब दे रहे हैं इसका। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं वो कंगारू कोर्ट का जो कंसेप्ट है, जो माओवादियों ने लाया कि साहब लगा करके कोर्ट लगा के सजा दे देना और उनके समस्याओं का निदान कर देना, वो उसमें आप देखेंगे कि 90% जो निर्णय उन लोगों ने लिए वो गलत लिए और अपने लाभ के लिए लिए, जनता के लिए नहीं लिए। जनता उनको इसलिए समर्थन करती रही या डर के हम पुलिस को सूचना नहीं देती रही, क्योंकि भय का वातावरण ये करते थे। पुलिस जाती थी फिर उन लोगों को मारते थे। अब यह संभव नहीं कि हर गांव में हर समय पुलिस तैनात रहे, संभव नहीं है। और मुझे फक्र है कि मैंने झारखंड पुलिस के साथ काम किया है और मुझे अपने झारखंड पुलिस पर बहुत गर्व है। ऐसा नहीं है कि दिनेश गोप पर गिरफ्तारी की और उसको इनकाउंटर की कार्रवाई नहीं हो, कई बार प्रयास हुए। यह महज संयोग था कि उसको सूचना मिल जाती रही या वो भागने में सफल होता रहा। बिल्कुल। सत्येंद्र जी, आप पर आना चाहूंगी। अब थोड़ा दिनेश गोप के कारोबार के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो जो लेवी वसूलता था वो अपनी कंपनियों में उसे लगाता था, उसमें उसके करीबी और परिवार भी शामिल होते थे। ये कारोबार कैसे चल रहा था? देखिए, अपराधी बनते हैं तो उनका पहला मकसद होता है पैसों का संग्रह करना, और जब वो पैसे संग्रह करते हैं तो उनकी वो अपना एक छवि बनाना चाहते हैं। वह छवि होता है कि हम अपने जिस एरिया में रहते हैं वहाँ रॉबिनहुड की छवि मेरी बन जाए, स्कूल खोलेंगे, कुछ बच्चों को पढ़ाएंगे, कुछ अच्छे सामाजिक कार्य में किसी की बेटी की शादी होगी उसके शादी में मदद करेंगे। इस तरह के काम वे ऐसा करते हैं क्योंकि उनके पास पैसा जो लेवी से या जिस तरह से आता है उसका वह यूज कुछ इस सामाजिक कार्यों में करते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि अगल बगल के लोग या जो उससे लाभान्वित होते हैं वो उसको भी अगर कुछ जानकारी मिलती है तो उनके प्रति हमदर्दी जताने लगते हैं। इसके कारण ये होता है कि प्रशासन की भी सक्रियता अगर होती है तो वो उसमें विफल हो जाती है, और विफलता का मुख्य बिंदु है। जहाँ तक आप सवाल कर रही हैं कि रोजगार में और तो एक नेटवर्क इन लोगों का बन जाता है। अभी आपने क्वेश्चन किया सुधीर जी से कि अब एक नया उनका तैयार हुआ है, तो यह एक नेटवर्क है, वो भी पकड़ाएगा तो उसके बाद एक और नेटवर्क काम में आ जाएगा। आप उत्तर प्रदेश से ही एक एग्जाम्पल ले लें अतीक अहमद का। अतीक अहमद अपने पूरे परिवार के लोगों को अपराध की दुनिया में ढकेल चुका था। हम नहीं रहे तो वो काम करेगा, वो नहीं रहा तो वो काम। तो मतलब कि इसमें जुड़ने का एक कारण बेरोजगारी या जो आर्थिक स्थिति होती है वो हो सकता है। आर्थिक, देखिए खास करके दिनेश गोप के मामले में मेरा मानना है कि आर्थिक स्थिति इसके पास वो मजबूरी नहीं थी जिसके चलते उसको अपराध के दुनिया में प्रवेश करना। ये अब अच्छे परिवार से, भले ही इसका भाई माओवादी संगठन से जुड़ चुका था, लेकिन ये अच्छा ही पढ़ाई लिखाई भी करता था, स्कूल में भी जाता था, अपने आप को बीए पास भी बताता था। जब इसके भाई की हत्या हुई तो इसका मोटिवेशन जो बदला और अपराध की ओर झुका, उसके बाद वो अपराध में जब घुसा तो घुसते ही चला गया, वो बाहर निकलने का मौका इसको नहीं मिला। बातचीत के आखिरी पड़ाव पर आ गए। कंक्लूजन प्रशांत जी से थोड़ा सा लेना चाहूंगी, क्योंकि जो पॉइंट्स हमारे पास आए कि क्यों ये नक्सलवाद या उग्रवादी जो है यहाँ पर बढ़ावा मिला है। कहीं ना कहीं फैमिली के कुछ ऐसी कंडीशन हुए, कभी ज़मीन का होता है कि ज़मीन छीन ली जाती है, या कुछ आदिवासी जिसके कारण मुहिम करते हैं और उसके बाद वो आगे इस तरीके से बढ़ जाता है। और क्योंकि झारखंड के अगर कुछ मुद्दों की बात करें जिसके लिए वो शायद देश में जाना जाता है, तो उसमें नक्सलवाद या उग्रवाद भी शामिल है। तो इसका अंत कैसे या इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, उग्रवाद का सोल्यूशन एक ही है
कि उनको मुख्य धारा में लाया जाए और जो बिल्कुल आपराधिक मानसिकता के हैं उनके साथ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, जो भी संभव हो। बिल्कुल, आपसे भी 2 मिनट का सवाल जवाब चाहूंगी सुधीर जी, हल क्या है इसका? निश्चित तौर पर मुख्य धारा की जो बात किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं, लेकिन उसके साथ एक बात जो है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे बेहतर अभिशासन की डिमांड करती, क्योंकि जब आपका शासन ठीक नहीं रहेगा और लोगों अंतिम आदमी को जब आप सर्विस नहीं दे पाएंगे तो निश्चित तौर पर इस ढंग का भटकाव होगा और वो वहाँ जाएगा जहाँ से उसको फौरी राहत मिलती। तो जरूरी है कि हमारा प्रशासन बेहतर हो और जो सेवा का भाव हम कहते हैं वो सेवा का भाव नीचे तक दिखे। बिल्कुल, और ये सेवा का भाव अगर सब में जागृत हो जाए तो शायद किसी ऐसे दिनेश गोप को पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप तीनों गेस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो झारखंड का जो दुर्दांत है वो पकड़ा गया और अब ये जो मुद्दा है वो सबके सामने आ रहा है। जो नक्सलवाद या उग्रवाद की हम बात करते हैं, उसका जो बढ़ावा देने की बात करते हैं, ऐसा लग रहा है कि अब इस पर शायद पूर्ण विराम लग गया हो या फिर अब लोग इस पर सोचने को मजबूर हो जाए। आज के विशेष में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।